हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई, ठीक है ना। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, सप्लाई पढ़ने से पहले डिमांड पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है ना, जो भी टॉपिक्स आपने डिमांड में पढ़े हैं, सारे के सारे सेम टॉपिक्स आप सप्लाई में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात, डिमांड में आप क्या होते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना थिंकिंग ऑर्डर को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोड्यूसर का थिंकिंग ऑर्डर रखेंगे, ठीक है ना। समझिएगा कि आप सप्लाई कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। सारे टॉपिक जो डिमांड के हैं वो सप्लाई के भी हैं। स्कूल्स वगैरह में क्या होगा ना कि डिमांड के बाद आपको प्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, डिमांड के बाद आप तुरंत सप्लाई पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही मैंने मैसेज में दे दिया है कि क्या है, हमें यहाँ पे कैसा थिंकिंग ऑर्डर रखना है, प्रोड्यूसर की तरह। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्शन करने के बाद उसे क्या कर देता है, सेल कर देता है मार्केट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सप्लाई का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म इज विलिंग एंड एबल फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सीधी सी बात है, क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। कोई फर्म है, यानी फर्म है तो वहां पे कोई ना कोई पर्सन होगा जो चीजों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, विलिंग है, अपने इच्छा से किसी सर्टेन प्राइस पे उसे क्या करना चाह रहा है, वो सेल करना चाह रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी एलिमेंट्स क्या क्या हो गए हमारे, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, सेल करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम डिमांड में पढ़ के आए हैं, वैसे ही आप इसे देखिए। एग्जाम्पल लेता हूं डिमांड का, रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो चीजें इजिली समझ में आएंगी। डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि सर डिजायर होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे का फोन खरीदने का डिजायर है, आईफोन 1.5 लाख का ये फोन है। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, तो सर परचेजिंग पावर होना चाहिए। परचेजिंग पावर यानी उसके पास बैंक में एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। मान के चल रहे हैं उसके पास 4 लाख रुपीज है। थर्ड क्या होना चाहिए, तो सर विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए, कि वो इतना पैसा अपना, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, वो अपना 1.5 लाख रुपया एक फोन पे खर्च करने का विलिंग होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि डिमांड है एक पर्सन का, कि वो आईफोन खरीद रहा है, उसके पास पैसे भी हैं, उसकी इच्छा भी है, और वो इतना पैसा खर्च करना चाह रहा है इस कमोडिटी पे, तो उसको हम डिमांड कह देते हैं। सेम आ जाता है सिर्फ सप्लाई के साथ। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी है, मैं उसे सेल करना चाह रहा हूं क्योंकि अब मैं प्रोड्यूसर हूं, किस प्राइस पे और किस टाइम पीरियड पे। ये चारों एलिमेंट्स जब मिला देंगे तो हम बोल देंगे सप्लाई हम करने वाले हैं, यानी कोई प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक किसे कहेंगे, अब जो लोग कॉमर्स वाले हैं वो तो स्टॉक 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही अपना फर्स्ट चैप्टर से स्टॉक समझ गए होंगे। जो आर्ट्स वाले हैं वो समझ लीजिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द फर्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मेरे पास, मान लीजिए मैं पेन बेचता हूं, तो मेरे पास अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पेन बचा हुआ है, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, कितना बचा हुआ है उसे हम स्टॉक कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल समझने से पहले हम सीधा ये समझते हैं कि सर स्केड्यूल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को भी एग्जाम का स्केड्यूल मिलता है। स्केड्यूल में क्या होता है, टेबल फॉर्म में कुछ रहता है। अब एग्जाम का स्केड्यूल है तो उसमें डेट, मतलब कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई स्केड्यूल है। तो सप्लाई में अभी हमने पढ़ा सर वेरियस क्वांटिटी होनी चाहिए एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, किस प्राइस पे मैं कितना क्वांटिटी सेल करूंगा, ठीक है, एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में जब ये दोनों चीजें हम शो करते हैं उसे हम सप्लाई स्केड्यूल बोलेंगे। अब इसमें दो बट गया, एक को हम कह रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी यहां एसएस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने डिमांड का डी लगा दिया है, आप लोग एसएस कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल में क्या है, एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस पे, देखिए डिफरेंट प्राइसेस पे क्या है, प्राइस एक पे वो 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गया, ये रूल है। आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। देखिए डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन चलता है। इनवर्स रिलेशन यानी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। लेकिन सप्लाई में क्या है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ वन प्रोड्यूसर की बात हो रही है। यहां मैंने एक्स यानी एक प्रोड्यूसर की बात की है कि वो इतना क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है एट ए सर्टेन प्राइस पे।
मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा, ऑल प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोड्यूसर्स सेलिंग वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, कोई एक्स प्रोड्यूसर है, वो 1 रुपया जब प्राइस है तो वो 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है। कोई वाई प्रोड्यूसर है, वो 20 सेल कर रहा है। मार्केट सप्लाई निकालेंगे तो हम दोनों को टोटल कर देंगे तो 30 हो गया, 20 प्लस 30 क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होता है, सारे प्रोड्यूसर्स को हम ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारा मार्केट सप्लाई निकल जाता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, स्केड्यूल यहीं तक था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई का मतलब ही है प्राइस और क्वांटिटी कितना सप्लाई करने वाले हैं उसको हमने ले लिया। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और ये हो गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसका जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको सप्लाई कर्व कह देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैं इसका प्रोटोटाइप आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। जैसे इसका बना रहा हूं पहले इंडिविजुअल का, ये रहा, यहां पे मैंने दे दिया 10, 20, 30, 40 और 50। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। रफली बना रहा हूं, थोड़ा तेज में। देखिए 1 पे कितना है, 10 है, तो 1 पे 10 हो गया, ये पॉइंट बन गया। 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। ये पॉइंट ऐसे ऐसे बनाया और इसको ऐसे लाइन क्लिक कर दिया, ये हमारा हो गया। ऐसे ऐसे हम करते हैं सप्लाई शेड्यूल को, सप्लाई कर्व को ऐसे ऐसे शो करते हैं। मार्केट में क्या होता है, इसका डायग्राम 2 तरीके से बन सकता है। देखिए मैं जानता हूं इसे कर्व कहते हैं, आदत हो गई है बस डायग्राम बोलने की बच्चों को, क्योंकि ग्राफ्स के नाम से वो थोड़ा डरते हैं, इसीलिए मैं बार बार उनके सामने डायग्राम बोलता हूँ कि डायग्राम देख के सीख लोगे आराम से, तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है, फियर नहीं जनरेट होता है। तो मैं एक्स का भी अलग से बना सकता हूँ। देखिए मैंने रफली बनाया, आप लोगों का होमवर्क ही यही है कि ये आपके सामने टेबल दिया है, उसको आप पॉइंट से खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बनाओगे तो x का ऐसे बनेगा, y का ऐसे बनेगा। अब दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो इसको हटा के हम अलग से मार्केट का भी ऐसे बना सकते हैं, ये थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि देखिए 1 पे कितना है, 30 है, तो जाहिर सी बात है 30 कुछ यहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, ये 30 दे दिया, 1 पे 30 है तो देखिए पॉइंट कुछ दूर आ रहा है ना, तो इसीलिए ये वाला लाइन मैंने जानबूझ के इन दोनों से थोड़ा दूर बनाया, ठीक है। दूर ही जाएगा, आप लोग एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। यानी जब हम ये जो शेड्यूल आपने पढ़ा, इस शेड्यूल को जब हम क्या करते हैं, डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्म में ले आते हैं तो उसे हम सप्लाई कर्व बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई हम देख रहे हैं, बार बार ये क्यूएस लिखा हुआ है, तो क्यूएस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितना। अब जैसे आपने लिखा था ना 1 रुपए पे 10, 1 रुपए पे कितना आप दे रहे हो, 10 क्वांटिटी दे रहे हो, तो ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। तो इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस। अब प्राइस भी क्या है, स्पेसिफिक है, आपने लिखा है 1 रुपए पे, ठीक है, उसे हम क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये अब ध्यान रखना है, जैसे डिमांड में अदर फैक्टर्स को हम क्या करते थे, कांस्टेंट रखते थे, वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, जो कांस्टेंट रख रहे हैं यही आपके अदर फैक्टर हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेलिंग में भी पढ़ना और समझना होता है, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज नहीं करना है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम अदर फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या होगा, जब भी सप्लाई बढ़ेगा हमारा प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा प्राइस घटेगा। ये देखिए प्राइस को मैंने बढ़ाते हुए दिखा दिया है, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। इसको डायग्राम में रफली शो किया है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, फिर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनते जाएगा, फिर ऐसे लाइन क्लिक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सप्लाई कर्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए एजम्पशंस। अब एजम्पशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यानी कुछ चीजें मान के चलनी है, अगर नहीं मान के चलोगे ना तो ये लॉ गलत हो जाएगा। आप लोगों को मैंने डिमांड में भी बताया था, एग्जाम्पल ले लेता हूं, कब तक इन चीजों को ऐसे ही बढ़ाया जाएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस पहले डिमांड के हिसाब से चल रहा है, प्राइस 10 रुपए था, तो आप जो कुरकुरे ही मान लीजिए, कुरकुरे का दाम 10 रुपए था, तो आप 5 पीस खरीद रहे थे। कुरकुरे का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, या चलिए घटा देते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, 10 का जो कुरकुरे था वो 5 रुपए हो गया, तो आप क्या करोगे, सर डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस घट गया,
तो आपने डिमांड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक सेकंड में एग्जांपल चेंज करता हूं और इजीली समझ में आ जाए, तीनों चीजें एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए प्राइस 10 है, प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, तो सर डिमांड तो घटेगा, अभी आपने बताया है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड, मान लीजिए 10 रुपए का कुरकुरे थे तो आप 20 खरीद रहे थे, अब आप 15 खरीद रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा आपने डिमांड क्या कर दिया, कम। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, सेम ही एग्जांपल रहेगा। प्राइस मैंने 10 ही रखा, ये भी 20 कर दिया, 20। अब मैं इनकम ले रहा हूं, पहले आपके फादर की इनकम थी 20,000, अब आपके फादर की इनकम हो गई है 2 लाख रुपए। अब आप बताओ, क्या प्राइस बढ़ गया, 10 रुपए का कुरकुरे 20 रुपए में मिल रहा है, तो क्या आप अब पहले 20 पीस खरीदते थे, अब क्या 20 ही पीस खरीदोगे? अरे सर अब तो इनकम बढ़ गया, 20 क्या मैं तो 40 पीस खरीद सकता हूं। तो लॉ तो गलत हो गया ना। लॉ तो ये बोला था कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटना चाहिए, आपका तो डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपके ये जो अदर फैक्टर थे ना, अदर फैक्टर में चेंज आ गया। इसीलिए हमें अदर फैक्टर को क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। अदर फैक्टर अगर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमें एजम्पशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में देखिएगा, जितने भी मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं उन सब में आपको वही कॉमन दिखेगा, या तो नहीं हो रहा होगा या कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, यही सारी बातें लिखी हैं। देखते हैं, नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम या कांस्टेंट। तो देखिए किसी में या तो चेंज नहीं आ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो इन्हें हमें मान के चलना होता है कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आया, जैसे आपके फादर का इनकम बदल गया, अगर ये 20,000 रहता, अब देखिए इसको मैं बदल देता हूं, अगर ये 20,000 रहता, आपके फादर का इनकम पहले भी 20,000 था, अभी भी 20,000 है, तो ये 20 की जगह 20 पहले आप डिमांड कर रहे थे, तो अब आपका डिमांड घट जाता, 40 नहीं रहता, 10 हो जाता। क्योंकि सर फादर की इनकम यही है, प्राइस बढ़ गया तो अब मैं उस चीज को कम खरीदूंगा। ठीक है ना, इसलिए अदर फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई फंक्शन, मैंने आपको डिमांड में एक ट्रिक पढ़ाया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आप डिमांड एक बार पढ़ के आइए, ये चैप्टर एकदम क्या बोलते हैं आप लोगों से, हलवा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए तो सप्लाई फंक्शन मैंने बताया, जहां जहां इकोनॉमिक्स में फंक्शन आएगा 3 वर्ड अपने आप याद हो जाने चाहिए। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, तो मैंने लिख दिया फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। अब पढ़ किसका रहे हैं, सप्लाई का, तो क्वांटिटी सप्लाई फॉर ए पार्टिकुलर कमोडिटी, और जो फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें भी आता है इंडिविजुअल, फिर मैंने डी लिख रखा है, आप लोग नोट्स में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। सप्लाई फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, फिर से फंक्शन वर्ड आ रहा है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई जो है और जो फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है खतरनाक जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ये फॉर्मूला ही है एक तरीके का। ठीक है ना, यानी इन चीजों को लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी नहीं करना है आप लोग को। एस एक्स F4 हो गया आपका फंक्शनल, एस एक्स का मतलब सप्लाई जिस कमोडिटी का आप कर रहे हैं वो। अब ये ब्रैकेट में इतनी सारी चीजें लिखी हैं, पहले एक चीज समझ लो, जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, ये मान लीजिए 5 इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल रहता है तो उसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं, एक ही पर्सन है। जब बहुत सारे हो जाते हैं तो जैसे ऐसे समझिए, और इजी बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आप मार्केट गए, ठीक है, तो ये मार्केट कैसे बना है, आपके जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तभी तो ये मार्केट बना है ना। तो इसीलिए जो चीज इंडिविजुअल में आती है वो मार्केट में आएगी ही आएगी। ठीक है ना, अगर उसके जैसे बहुत सारे हो जाएंगे तो वो चीजें मार्केट में ऑलरेडी रहेगी, लेकिन जो चीजें मार्केट में रहती है वो इंडिविजुअल में नहीं आ सकती, बस ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देकर मैं अभी समझाऊंगा। PX प्राइस ऑफ द अदर गुड, अब प्राइस ऑफ द अदर गुड किसी एक प्रोड्यूसर के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रोड्यूसर के लिए जब चेंज होगा तो वो मार्केट में आ जाएगा, एक के लिए हो रहा है तो वो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन में आएगा। ठीक है, PF यानी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ST स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T4 टैक्सेशन पॉलिसी, G4 गोल ऑफ द फर्म। तो ये सारी चीजें किसके आ गई, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की।
मार्केट सप्लाई फंक्शन, अब जितना यहां आपने पढ़ा ना ये सारी चीजें यहां पे रहेंगी, ठीक है। देख लीजिए पीएक्स है, पीओ है, पीएफ, एसटी, टी और जी। अब हम समझते हैं बस एनएफएम को। एन यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स, यानी बहुत सारे फॉर्म्स। ये कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकता ना, बहुत सारे फॉर्म्स। यानी मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 10 फॉर्म, तो 10 फॉर्म को कभी भी आप इंडिविजुअल बोलेंगे कि वो मार्केट में आएंगे? तो सर मार्केट में, क्योंकि एक से ज्यादा है। एफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में प्राइस की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक गाड़ी थोड़ी होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एस एक्स का मतलब आप जान रहे हैं मार्केट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, यहाँ लेकिन बस मार्केट सप्लाई है। एस एक्स यहाँ भी था लेकिन ये इंडिविजुअल में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट अभी तक, ठीक है। कोई टीचर पूछ लेंगे तो अच्छी बात है, लॉ ऑफ सप्लाई आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली कुछ पूछा नहीं जाता, अभी से पूछने वाली चीज है। अब ध्यान से एक एक वर्ड समझिएगा, मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व। याद रखिएगा, आप चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, रोटेशन और शिफ्ट। मूवमेंट का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे जाना। आप अपने ही प्लेस पे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, ये क्या है, रोटेशन बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं। लेकिन आप इस प्लेस को छोड़ के यहां चले गए, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे कैसे आपके क्लास में होता है, आज इस क्लास के बच्चे उस क्लास में बैठेंगे, ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई। आपको आपके बेंच से थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है, उसको रोटेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये रोटेशन ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व पे ही क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब वो मूवमेंट अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये होता किस वजह से, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यानी ओन प्राइस के वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से क्या बनेगा आपका, एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। देखिए ध्यान रखिएगा, अदर फैक्टर्स को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या हुआ, देखिए प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, ठीक है। इसी का डायग्राम भी बना दिया है मैंने, देखिए प्रोटोटाइप बना देता हूं आपके सामने अभी। ये रहा प्रोटोटाइप, 1 और 5, 1 के सामने 10 है, 5 के सामने 50 है, ये पॉइंट हो गया, ये एसएस बन गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, घटना। तो 6 से क्या हुआ, कम हुआ, प्राइस जब कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, ये तो लॉ भी हम पढ़े हैं। तो ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 1 और 6, 10 और 60, 1 पे 10 है और 6 पे 60 है। अब ये क्या हो रहा है, इधर देखिए तो ये अपवर्ड मूवमेंट है क्योंकि बढ़ रहा है, और ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अब क्या होगा, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा, ठीक है ना। अब ये शिफ्ट किस वजह से आ रहा है, रीजन क्या है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी प्राइस की वजह से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, आपके अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। एग्जांपल देखिए, जैसे डिमांड में ही पढ़े थे आप लोग, नॉर्मल एग्जांपल देखिए, प्राइस 10 था, अभी भी प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, 20 है, अब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, इनकम, आपके फादर की इनकम पहले 20,000 थी, अब 2 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। तो इसका कैसे बनता था डायग्राम, ये 10 बना दिए, बीस से 40 हो रहा है। देखिए ये लाइन ऐसे इसलिए है क्योंकि ये डिमांड का मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, डी लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है। सप्लाई का आप पढ़ेंगे। चलिए, तो प्राइस कितना है, 10 ही है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ गया, क्यों बढ़ गया होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया होगा, कोई भी एक अदर फैक्टर को हम ले सकते हैं, उसके वजह से चेंज आया, इसलिए आपकी सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कांस्टेंट ही है। तो इसका भी बना देता हूं, इसको मिटा के, ये 10 हो गया, इस पे ऐसे लाइन क्लिक किए, कांस्टेंट है क्योंकि ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, सप्लाई कर्व तो इधर से बनता है ना,
तो ये 20 बना दिया। 20 के बाद चेंज जो होता है उसको ऐसे डॉटेड लाइन में शो करता है, और ये राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गया। सेम ऐसे ही लेफ्टवर्ड, अब क्या हो रहा है, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कर गया, तो ऐसे बनाएंगे। 10 पे कांस्टेंट है, 30 है और 20 है। एक और लाइन क्लिक कर दिया, 30 पे नॉर्मल है, घट के क्या हो गया है, 20 हो गया, तो इसको लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, होप आपको याद रहेगा। ट्रिक बता दे रहा हूं इसको याद रखने का, क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी वो दे दिया है। देखिए, पहला क्या है, एक्सपेंशन इन सप्लाई। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तीसरा क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई। चौथा क्या है आपका, डिक्रीज। अब देखिए, नाम में कंफ्यूजन होता है। एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना है, इंक्रीज का भी मतलब बढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन है और डिक्रीज है। बस आपको दो चीजें याद रखनी है। आप इन चारों में से किसी एक का सब कुछ याद कर लो, किसी एक का सब कुछ याद कर लो, बाद बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और ना, दूसरा मैंने जो पॉइंट बोला है वो क्या है, नाम लेना सही से याद करो। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ बोलोगे, इंक्रीज डिक्रीज एक साथ बोलोगे, तो ये दोनों तो हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, तो एक्सपेंशन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब समझते हैं कैसे याद रखेंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं एक्सपेंशन याद रख रहा हूं, तो एक्सपेंशन में बस ये याद रख रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है सर, अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगा। अब यहाँ प्राइस के वजह से हो रहा है, तो यहाँ प्राइस की वजह से तो कुछ होगा नहीं, तो प्राइस को कांस्टेंट रख देंगे, और सप्लाई बढ़ता है तभी तो इंक्रीज होगा ना। यहाँ पे प्राइस को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम टेबल बना सकते हैं, तो टेबल बना दिया, इधर भी टेबल बना देंगे, इधर भी टेबल बना दिया, इधर भी टेबल बना दिया। दो चीजें याद हो गई, दो पॉइंट्स हमारे हो गए। तीसरा इसका ग्राफ बन जाएगा, तो तीनों का चारों का हम ग्राफ बना दिए। चौथा क्या हो जाएगा, मूवमेंट। अब इसका आपने मूवमेंट क्या याद रखा है, अपवर्ड, तो इसका हो जाएगा डाउनवर्ड, इसका हो जाएगा राइटवर्ड, इसका हो जाएगा लेफ्टवर्ड। चार डिफरेंस आपका यही बन गया। ठीक है, तो 4 नंबर से ज्यादा में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन या तो पूछेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, अब याद कीजिए, सप्लाई में हम पढ़ रहे थे ना, अदर फैक्टर हर जगह पढ़े हैं, अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है। ये देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़े, स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जिसे रख रहे थे हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स को ही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, क्योंकि और फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं ये सप्लाई को अफेक्ट करेंगी। ठीक है ना, सप्लाई में चेंजेस ले आएंगी। फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। खुद का जो उसका प्राइस है उसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आता है। ये तो हमने लॉ में ही पढ़ लिया कि सर डायरेक्ट रिलेशन है सप्लाई का और उसके प्राइस का, यानी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई घटेगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है सर, ये खत्म। सेकंड, प्राइस ऑफ अदर गुड। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा बोला, अब प्राइस ऑफ अदर गुड, डिफरेंट गुड की बात हो रही है, वीट का क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाला है, ऐसा मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला। अब फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर अपने लैंड को यूज करेंगे क्या, वीट उगाने के लिए। राइस नहीं उगाएंगे, वो क्या उगाएंगे, वीट। क्यों उगा रहे हैं वीट, उनको तो वीट उगाने नहीं बोला गया, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो उन्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए वो वीट का प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, दूसरे गुड्स के प्राइस को बढ़ाने या घटाने के वजह से आपके सप्लाई में चेंज आया कि नहीं। आप कहीं राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई आपका इफेक्ट हुआ। थर्ड चलते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनसे मिलने वाले इनकम क्या होते हैं, लैंड से क्या मिलता है, रेंट। लेबर से क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। कैपिटल से क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। ये आपको याद रखना है, ये ऐसा टॉपिक है, सिर्फ इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोल रहा हूँ याद रखना, क्योंकि ये 12th में भी आपको काम देगा। ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं भूलना है। बाद बाकी पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन बस इस टॉपिक को मत भूलिएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, घट गया, यानी कि अब इसकी बात हो रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो घट गया है इसका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
इसका प्राइस घट गया, यानी कहीं ना कहीं अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम। बात समझिए, मान लेते हैं ये लेबर ही मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेबर बोल रहा था कि मैं 300 रुपये घंटा लूंगा, अब वो बोल रहा है 200 रुपये घंटे में भी काम हो जाएगा। तो 100 रुपये से आपके प्रोडक्ट में कम प्राइस आएगा ना, क्योंकि वो 100 रुपये कम ले रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सस्ता बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे। सप्लाई क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया एट एग्जिस्टिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेच रहे थे उसी पे बेचोगे, और सप्लाई ज्यादा करोगे। क्यों, प्रॉफिट ज्यादा के लिए। जैसे मान लीजिए पहले आप 20 रुपये में बेच रहे थे, अभी भी आप 20 रुपये में ही बेचेंगे, लेकिन ज्यादा बेचेंगे। क्यों, प्रॉफिट अब ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि पहले 20 रुपया का जो बेच रहे थे उसको बनाने में हमको खर्चा लग जा रहा था 17 रुपये, अब हमको 15 ही रुपया खर्चा लग रहा है। तो तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा इसको सेल करोगे, सेल करोगे तो प्रॉफिट आएगा, यानी सप्लाई ज्यादा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। अब देखिए, नॉर्मल बात आप समझिएगा, मैं आपके ही जैसा एक एग्जांपल ले रहा हूं, मोबाइल फोन। आप नया और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन लेते हो। अब देखिए, मुझे इतना मोबाइल फ़ोन का जानकारी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे, लेकिन इतना बस पता है कि जैसे जैसे मोबाइल चेंज हुए उनका वेट्स में कमी आई है, उनका प्रोसेसर फास्ट हुआ है, उनका स्टोरेज बढ़ा, उनके कैमरा क्वालिटीज़ चेंजेस हुए। तो यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो इम्प्रूव्ड ही जनरली आती है, और जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होता है वो हमारे कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होता है, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट देता है, तभी हम उसे परचेज करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एडवांस और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ, यानी मान लीजिए ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि कोई मशीन आया, उस मशीन से क्या हो रहा है ना, पहले वाले जो मशीन थे वो 2000 घंटा ही चलते थे, ये मशीन जो है ये 4000 घंटा चलेगा। ठीक है ना, 4000 आर ये घंटा, मतलब ये चलने वाला है मशीन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा। मान लीजिए पुराना मशीन था, वो तेल भी ज्यादा लेता था या इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेता था, ये इलेक्ट्रिसिटी कम ले रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसको बनाने का खर्चा क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर अगेन वही खर्चा आपको घट रहा है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा करोगे, और इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। क्योंकि वही फिर एग्जाम्पल वही सेम वाला है कि 20 रुपया लग रहा था आपको, अब 15 ही रुपया लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो टैक्स पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए तो सारी चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए तो आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। यानी वही सामान जो 20 रुपये का आप सामान बना रहे थे, उसको बनाने में 17 के जगह पहले कितना लग रहा था, 17 रुपये लग रहा था। ठीक है ना, अब मान के चलते हैं 18 रुपये लगने लगा, तो 1 रुपये से तो आपका प्रॉफिट घट गया ना, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, आपका घट गया। सप्लाई आप क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो सप्लाई ज़्यादा क्यों करना। ठीक है, वही इसका अपोजिट क्या होगा, टैक्सेस घटा दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, सप्लाई आप क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। ठीक है ना, वाइस वर्सा आपने सुना होगा, वही टेक्निक चलती है। नेक्स्ट है गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। अब फर्म्स के जनरली जो फर्म्स होते हैं उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, जिन्हें सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना होता है वो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और रेट सेम रखते हैं, जो भी रेट या प्राइस जो होता है उनका वो क्या रखते हैं, वो सेम रखते हैं। जिनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो सप्लाई तो बढ़ाते हैं, प्राइसेस को भी क्या कर देते हैं, हाइयर कर देते हैं। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप लोग वो कौन सा फ़ोन है, रियलमी, रेडमी और क्या है वो वन प्लस, ऐसे ऐसे फ़ोन्स यूज़ करते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनी थी उन्होंने सोचा कि हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ वर्ल्ड का 2% मार्केट ग्रैब करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ग्रैब करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेल्स पे ध्यान दिया, हर रेंज का फ़ोन बनाया, 10,000 का भी, 20,000 का भी, 40,000 का भी, हर रेंज का फ़ोन बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया। आज घर घर में आप देखिएगा ना, तो एटलीस्ट चाइनीज़ कंपनी का एक फ़ोन जरूर होगा। और मुझे तो इतना बस पता है, मेरे को नाम नहीं याद है, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, आपका ये वन प्लस, ये सब एक ही पेरेंट कंपनी के, मतलब छोटे छोटे कंपनीज है, ब्रांड है। ठीक है ना, तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे। आईफोन क्या है, साल में एक बार अपना वेरिएशन चेंज करता है, सप्लाई बढ़ाता है और प्राइसेस भी बढ़ा देता है, वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करता है क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख का उनका फ़ोन है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 6 जो पॉइंट्स हैं ये मार्केट में भी आएंगे।
ठीक है ना। एक से ज्यादा की जब भी बात होगी तो वो मार्केट में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट में जो स्पेशली हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में फॉर्म्स कितने हैं। अब फॉर्म्स ज्यादा होंगे तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे क्योंकि आपके कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है ना। फॉर्म्स कम होंगे तो सप्लाई कम भी करोगे तो चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए दो ही फॉर्म है, ठीक है। एक बेच रहा है 20 रुपए पे कोई सामान, एक बेच रहा है 40 पे, ठीक है। मान लीजिए आप तीसरे नए खिलाड़ी हैं, आप सोचे मैं ना 20 पे बेचूंगा ना 40 पे बेचूंगा, मैं 30 रुपए पे बेचूंगा, थोड़ा मार्केट इसका भी खाऊंगा थोड़ा मार्केट इसका भी खाऊंगा, ठीक है। तो जनरली क्या कर रहा है, क्योंकि फॉर्म्स कम है, आप कम भी सप्लाई करोगे तो चल जाएगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे, 30 रुपए में सब लोग आपसे खरीदने भी लगेंगे। लेकिन वही अब 10 फॉर्म हो 20 फॉर्म्स हो तो इसमें अब ये सारी चीजें मार्केट लास्ट जो चैप्टर होता है ना उसमें आपको पढ़ना होता है, उसमें डिटेलिंग में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही समझ के चलिए कि फॉर्म्स कम है तो सप्लाई कम भी करोगे तो लोग आपको जानेंगे, आपकी चीजें बिकेंगी। फॉर्म्स ज्यादा है तो आपको सप्लाई ज्यादा करना पड़ता है, कंपटीशन ज्यादा हाई होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। मान लीजिए किसी भी चीज का प्राइस क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अब नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो सप्लाई क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको देखिए, जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो, अच्छा ये आप लोगों ने सुना था ना कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसकी डिमांड काफी हाई हो गई थी, ठीक है ना। तो क्या होने लगा, इनका प्राइस बढ़ने लगा, प्राइस बढ़ने लगा तो सबने क्या कर दी, शुरू सप्लाई को घटाना शुरू कर दिया। जितना सप्लाई घटते जाएगा ना उतना उतना क्या होते जाएगा, मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होते जाएगा। बाद में इसको आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास थोड़ा ही बचा है ना इसको आप ज्यादा प्राइसेस पे बेच सकते हो। रेज सप्लाई इन फ्यूचर इंक्रीज्ड प्राइसेस पे हम बेचेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, रुक जाइए। ऐसे मान के चलिए आप में से कोई स्टूडेंट है, उसके पास 40 केजी प्याज है, ऑनियन। मार्केट में सप्लाई क्या हो गया है, प्याज का बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी रेट जो चल रहा है प्याज का वो चल रहा है 100 रुपए के जी और आपने 40 केजी बचा के रखा है। जिस मार्केट में आप रहते हैं, कोई भी पटना का एक मार्केट ले लीजिए, अब वहां प्याज 0 बचा है। तो अब ये जो 100 रुपए के जी बिक रहा है ना, अगर आप बोलोगे 200 रुपए के जी बेचूंगा तो भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों, आपने अपनी चीजों को, इसी को होर्डिंग भी बोलते हैं, काला बाजारी। आपने सप्लाई को क्या कर रखा, लिमिटेड कर रखा, घटा के रखा, छुपा के रखा। अब जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है तब आप उसको बेचने के लिए तैयार हो इंक्रीज प्राइसेस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन और आपका कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो अच्छा है, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कमोडिटी रहती है मार्केट में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मार्केट में किसी चीज के, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, किसी चीज की कमी है और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो तुरंत गांव में अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तुरंत आप उससे मंगवा सकते हो, तो सप्लाई तुरंत होता है ना, पूरी की जा सकती है। लेकिन वही ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो होता क्या है, सप्लाई का जो कमी होता है, सप्लाई जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, घट जाता है बहुत बार, ठीक है। तो अगर प्रॉपर इंप्रूव सिस्टम है हमारे पास तो सप्लाई की कमी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सेप्शंस है ये, यानी कि ये लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। लॉ क्या बोल रहा है कि सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। ये लॉ फॉलो इन चीजों पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। देखिए फर्स्ट है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स मैंने देखिए यहाँ पे भाषण के फॉर्म में लिख दिया है, मैं इसको डायग्राम से आपको बताता हूं। एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने बोला कि ये क्या करेगा, अपने प्रोड्यूस का 600 केजी इसके पास है और हर एक केजी को ये 100 रुपए पे बेचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके गांव पे बारिश वगैरह आ गई, स्टॉर्म, ठीक है ना, आंधी तूफान आया और इसका जो प्रोड्यूस था वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, भीग गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये बच गया है सिर्फ 400 केजी, या और कम कर देता हूं, आधा कर देता हूं, 300 केजी बच गया है। 300 केजी बच गया। अब आपने लॉ क्या पढ़ा सर, पढ़ाया है सर कि क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। तो आप सच में बताओ, इसका 300 केजी बर्बाद हो चुका है,
ये सोच रहा था कि हर एक केजी को मैं 100 रुपये केजी पे बेचूंगा, तो क्या ये अब अपना प्राइस घटाएगा? तो बोलोगे नहीं सर, एक तो 300 केजी बर्बाद हो गया, आप 300 जो बचे हुए हैं उसी से तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, तो ये अपना प्राइस बढ़ा के कर दे रहा है 150 रुपये केजी बेचूंगा। क्योंकि जो पुराना मेरा खत्म हुआ है, जो एग्रीकल्चरल गुड बर्बाद हो गया है ना, उसका भी पैसा मैं ये जो इंक्रीज प्राइस है उससे जो लॉस है उसको रिकवर कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो लॉ फॉलो नहीं हुआ, इसीलिए क्या है ये एक्सेप्शन में। दूसरा चलते हैं, डिस्टिंक्शन गुड, प्रेस्टिजियस गुड जो होते हैं, अब उनमें क्या होता है, अगर गोल्ड ज़्यादा सप्लाई होने लगेगा तो क्या होगा, उसका जो बोलते हैं ना मार्केट में प्राइस होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ऐसे समझिए। इससे पहले डिस्टिंक्शन गुड से पहले अगर आप रेयर आर्टिकल समझ लीजिए तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रेयर हो, आर्टिस्टिक इन नेचर हो, प्रीसियस आर्टिकल्स हो, तो उनका क्या होता है, सप्लाई कम है, सप्लाई क्या है, कम है, इसीलिए उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल, पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, कितना ज़्यादा दाम है मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत करोड़ों अरबों में उसका दाम है। अगर मैं बोलूँ कि मोनालिसा जैसी 10 पेंटिंग होती तो क्या सबका प्राइसेस वही रहता? बोलते नहीं सर, मोनालिसा रेयर है इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है, रेयर नहीं होगी तो। लेकिन तो ये लॉ फॉलो नहीं ना कर रहा है, सप्लाई जितनी कम होनी चाहिए प्राइस तो और घटना चाहिए, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि नहीं सर वो एक पीस है इसलिए प्राइस ज़्यादा है, 10 पीस होगा तो प्राइस तो कम हो जाएगा। तो देखिए लॉ फॉलो हो रहा है, मैंने आपके सामने ही इस चीज़ को लिखा है, फिर से लिख दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मोनालिसा की एक पेंटिंग है तो उसका प्राइस 100 रुपया है, मोनालिसा की 10 पेंटिंग होगी तो उसका प्राइस 200 होना चाहिए। तो बोलोगे नहीं सर, एक है इसीलिए 100 रुपया है, 10 आप ऐसे बना दोगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा, 100 रुपये से और 50 रुपया पे आ जाएगा। तो बात समझे, यहाँ पे भी ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, यानी जो चीज़ रेयर है उसका प्राइस उतना ज़्यादा है। ठीक है ना, सेम वैसे ही गोल्ड के साथ है, गोल्ड डायमंड ये सब रेयरेस्ट चीज़ें हैं, इसलिए इनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इनका सप्लाई ज़्यादा होता तो जाहिर सी बात है इनकी प्राइसेस क्या होते हैं, कम होते। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके टोमेटोज हो गए, और क्या होते हैं वो जो सब्जियां वगैरह कुछ कुछ होती हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, वो लोग सेल देखते हैं ना आप मार्केट में, या मार्केट में एंड समय पे आप जाते हैं जब मार्केट बंद होने वाला होता है, सब्जी मार्केट 6 बजे 7 बजे, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं और प्राइस भी रिड्यूस कर देते हैं। आप लोगों ने भी ये किया होगा, दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 केजी का दाम 100 रुपये है, आप बोलते हो, ये रुक जाइए और इजी कर देता हूँ, 1 केजी का दाम 20 रुपया है, तो 5 केजी का दाम कितना होना चाहिए, 100 रुपया। तो आप बोलते हो भैया 5 केजी लगा दो, 90 रुपया ले लो या 80 रुपया में दे दो, ऐसा आप लोग भी करते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, सप्लाई वो मतलब आप 5 केजी ले रहे हैं, सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आपको जल्दी ज़्यादा दे देता है और प्राइस भी कम लेता है। तो प्राइस कम क्यों ले रहा है, जबकि सप्लाई वो ज़्यादा दे रहा है, तो प्राइस को बढ़ाना चाहिए, प्राइस तो उल्टा वो घटा दे रहा है, 100 की जगह भी 90 ही ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एक बार में चीज़ें ज़्यादा बेचनी है। दूसरा रीज़न इसमें क्या है कि वो जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, तो जितना जल्दी उसे बेच दें उतना अच्छा है, नहीं तो वो मतलब रखे रखे वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा सेल करते हैं और प्राइस भी कम कर देते हैं, जबकि लॉ में हमने पढ़ा है सप्लाई ज़्यादा आप कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये लॉ फॉलो नहीं हो पाता है, इसलिए ये किस में आता है, एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। 7 आई थिंक 9 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स मार्केट के हो गए। देखिए आप कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ये मार्केट वाले भी 3 लिख सकते हैं और ये 6 जो हैं, इनमें से जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, याद हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन 9 में से 5 कोई भी याद रखिएगा, 5 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारी चीज़ों को मैं टिक आउट कर दूं तो फायदा क्या है फिर इंपॉर्टेंट बताने का, ये 2 एकदम पढ़ के ही जाना, मस्ट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, द एंड। कोई भी डाउट रह गया है आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे
जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वैसे ही नोट्स रहेगा। एनी अदर क्वेरी यानी स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप मुझे पर्सनल, इसमें पर्सनल आईडी रहती है, पर्सनल आईडी पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम है तो आप अपने दोस्तों को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी पढ़ सकें। ठीक है ना, उनके भी मार्क्स ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।